नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किसान आंदोलन पे होगा, तो हम अपना वही वीडियो आज आपके सामने लेके आए हैं। ये देश का शायद पहला ऐसा किसानों का आंदोलन है जिसमें चक्का जाम टाइप का ऐसा कुछ नहीं हुआ, या मतलब कहीं अहिंसा नहीं हुई है, मतलब कहीं हिंसा नहीं हुई है। सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। अब ये और बात है कि सरकार की नज़र नहीं जा रही है या गवर्नमेंट क्या चाह रही है। वो बार बार कह रही है कि वो बदलाव करने के लिए राजी है, लेकिन जब राकेश टिकैत जी ने कहा कि ठीक है, आप हमें मतलब लीगली ये लिख के दे दीजिए कि एमएसपी की गारंटी आप लेते हैं, तो हम तीनों कानून मान लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ कह रही है, वो लीगली लिख के नहीं दे रही है। और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि किसान इतने दिन से केवल भड़काऊ बयान दे रहे हैं, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उसमें कमियां क्या हैं। हमें नहीं लगता कि तोमर जी को अभी भी कमियों का पता नहीं चला होगा। 50 दिन हो चुके हैं आंदोलन के, और हम जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन भी 82 दिन हो चुके थे। तो बिना किसी वे के तो वो लोग वहाँ बैठे नहीं होंगे, मैटर कोर्ट तक गया था। और रही बात भंडारण की, तो कोई भी किसान इतना, अब उसके पास इतना ज़्यादा तो होता नहीं है कि हाँ वो कोल्ड स्टोर बनवा ले या भंडार गृह बनवा ले। जब हमारे गवर्नमेंट खुद बनवा ही नहीं पा रहे हैं, वो प्राइवेट वालों को दे रहे हैं, तो किसान कहाँ से बनवा लेगा। और फिर उससे दूसरी फसल भी तो उगानी है। अगर आप उसका एमएसपी भी नहीं, मतलब उसकी एमएसपी की भी गारंटी नहीं ले रहे, वो भी आप प्राइवेट सेक्टर में दे रहे, तो इसका साफ मतलब है कि आप उसे एक बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। खैर, आंदोलन तो अभी जारी है। और हाँ, इस आंदोलन में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमारा प्रशासन है, हम शासन की बात नहीं कर रहे, बट जो हमारा प्रशासन है वो भरपूर साथ दे रहा है। कहीं भी उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब किसानों पे कोई प्रेशर डाला हो या कुछ कहा हो। और हाँ, वहीं किसानों ने भी तब प्रशासन के लिए काफ़ी उनकी भी मदद करी। जब 26 जनवरी को जो दंगाई जो लाल किले में पहले से ही थे, वो तो बाद में जब उनका दीप सिंधु वाला वो जो कार्ड फेल हुआ, उन्हें भी 3 दिन बाद अरेस्ट करवाया गया ताकि उस पर पर्दा डाला जा सके। तो ये बात सामने आई। लेकिन उस टाइम हमारे जो किसान शहीद हुए थे, उसमें से कुछ तो इस वजह से शहीद हुए थे क्योंकि वो पुलिस वालों को बचा रहे थे। और ये अब बात करते हैं 18 फरवरी को किसानों ने ऐसा किया कि मतलब अब आज हमारे देश की ये हालत है कि हम जिन्हें चुन के वहाँ भेज दिए हैं, वहाँ पे मतलब जो हमारे प्रमुख सेवक हैं वो आज हमारे मालिक बन के बैठे हुए हैं। वो ये भूल गए कि अगर वो जनता से कट के, तो केवल मुकेश अंबानी, अडानी उन्हें पीएम नहीं बनाए रख सकते हैं। और ना ही ये जो वफादार मीडिया है उनकी, वो अगर देश की धड़कन नहीं सुनेगी तो खुद को जबान से बोले भी ना कि हाँ वो देश की धड़कन है। अर्नब गोस्वामी जी तो गायब हो गए, जो बोलते हैं पूछता है भारत। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात भी कहा था कि जब मैं एक जूनियर जर्नलिस्ट था और मैं पूछ रहा था, तो हमें लगा कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो हमें शायद इसका जवाब ना मिले, इसलिए हमने कहा, मतलब अपना सवाल रखा और पूछा, और इसके साथ ही ऐड कर दिया ये लाइन, पूछता है भारत। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि हम वही सवाल पूछते हैं जो कि पूरा देश पूछता है। तो अर्नब गोस्वामी जी की अचानक ये
जो सेंसिटिव पावर थी जिससे वो सब कुछ कैच कर लेते थे कि हाँ मतलब हमारे देश की जनता क्या पूछना चाहती गवर्नमेंट से, वो कहाँ गायब हो गई। 18 फरवरी के दिन फिलहाल पुलिस, किसान और रेल यात्रियों के अलावा एक भी मीडियाकर्मी नहीं दिखे। बात करते हैं उस दिन देश में 3 यात्राएं निकली, जिसमें से सिर्फ किसानों का था। वो पहले ही ये बात बोल चुके थे कि वो 18 फरवरी को ऐसा करेंगे। लेकिन इस रैली को आप 1 महीना अगर पीछे जाएं तो आप देखें, याद आएगा आपको कि जब किसानों ने बातचीत करने के लिए कहा था कि वो मतलब 29 तारीख को बात करेंगे दिसंबर में, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा था नहीं वो 30 को बात करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि 30 को किसानों की ट्रैक्टर रैली थी और वो ये नहीं, वो चाहते थे कि ट्रैक्टर रैली ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। वही कार्ड इस बार भी खेला गया, लेकिन इस बार किसानों ने अपना काम किया। भले ही मीडियाकर्मी नहीं थे, लेकिन जो भी हुआ उसकी गूंज पूरे देश में हुई। सिर्फ मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तक ही ये सीमित नहीं रही। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यहाँ तक कि कश्मीर तक उसकी गूंज सुनाई दी। और यहाँ उन्हें मीडिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और इस बार है कि किसान बिल्कुल संतुलित हैं, सब मतलब एकजुट हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि लगभग सभी एम्प्लॉई, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही क्यों ना हो, वो भी उस समर्थन में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले टाइम में उनके साथ भी यही होगा। जैसे जिस दिन ये बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो 2 बैंकों के निजीकरण की बात करी है, उसमें 2 बैंक के निजीकरण नहीं हो रहा है, उसमें 6 बैंकों का निजीकरण हो रहा है। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी तो वैसे हो रहे हैं, और जो 2 बैंक पीएनबी में विलय हुए थे और जो 2 बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए थे, तो उनका भी तो निजीकरण होगा। 2 का बोल के वो 6 का निजीकरण करवा रहे हैं। और इसीलिए बैंक कर्मचारी भी 13 मार्च से 15 मार्च तक के लिए हड़ताल पे होंगे। 18 फरवरी को हमारे मतलब 3 जगह रैलियाँ निकली हमारे देश में, जिसका खर्चा आम जनता की जेब से और कुछ उनके जो सरपरस्त उद्योगपति हैं उनकी जेब से मेंटेन किया जाता है। हमारे प्रमुख सेवक हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में उसी तारीख को विजय यात्रा मतलब ये विकास यात्रा निकाली। और उन्होंने ऐसा मतलब ऐसी ऐसी बातें कहीं, और मीडिया ने भी उसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया, अपनी पूरी वफादारी का सबूत दिया कि हाँ वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसाम में उसी दिन विकास का पेड़ लग गया है, इलेक्शन जीतते ही वो फल फूल जाएगा। और उसके बाद और ये मतलब ये सारे चैनल वाले जो हैं, हर चैनल पे ये बातें दिखाई जा रही थी। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाला। ये तो पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि वो मतलब पश्चिम बंगाल में कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन वैसे जो बीजेपी है, आज की बीजेपी, मैं वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं कह रही, आज की बीजेपी की बात कर रही, मोदी जी और अमित शाह जी की बीजेपी, इनका तो परिवर्तन पे ही चलता ही है। इनका बेस जो है वो परिवर्तन पे ही है। अब बैंकों का निजीकरण हो रहा है, ये परिवर्तन है कि नहीं है? नए नोट छापे गए, पुराने बंद कर दिए गए, ये भी एक परिवर्तन ही है। LIC पे भी नज़र है, ये भी एक परिवर्तन ही है। लगभग एक एग्रीकल्चर वाले भी हमारे किसान भाई डटे हुए हैं, नहीं तो लगभग सबका निजीकरण हो रहा है। तो
तो परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, इसमें वो बिल्कुल गलत नहीं है, उनकी यात्रा सही है, वो परिवर्तन करें अपना। पंजाब नेशनल बैंक में देखिए, जैसे उसमें ये था कि उन्होंने बताया कि हम 2 बैंक का निजीकरण करेंगे, पंजाब और बड़ौदा। ये तो हुआ आधा सच, आधा सच तो और है कुछ, उसे निर्मला सीतारमण जी ने क्यों नहीं रखा। हम भी जनता हैं, जनता को भी अधिकार है बात जानने की, वो भी संसद में जो बात हुई, क्योंकि पंजाब बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये दोनों विलय हुए हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। ये छोटे छोटे बैंक जब विलय हुए तो उनकी जो बैलेंस शीट थी वो पीएनबी की काफ़ी मजबूत हो गई। आपने कुछ समय पहले बात सुनी होगी, ये जो आंदोलन हो रहा है इसलिए कुछ टाइम पहले ऐसा था कि ये पीएनबी बैंक बिल्कुल घाटे में जा रही थी, मतलब वो जा नहीं रही थी, वो उसे दिखाया जा रहा था कि हाँ वो दिवालिया होने वाली है, जबकि उनका निशाना तो कुछ और था। उसमें उन्होंने छोटे छोटे बैंकों को विलय करवाया, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट उनकी हुई जो बैलेंस शीट होती है, और उसका वो निजीकरण कर दें। उसमें 75 जितने भी बैंकों का वो निजीकरण हो रहा है उसमें 75% जो होगा वो हिस्सेदारी विदेशों की कंपनियों और उनकी बैंकों का होगा। तो ऐसे में क्या हमारे बैंक कर्मचारी जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, क्या उसी हिसाब से वो लोग भी वैसे ही काम लेंगे, उनसे कोई प्रोसेस नहीं बदला जाएगा? या अगर वो लोग डिजिटल करते हैं तो बहुत से बैंक कर्मचारी घर भी आके बैठ सकते हैं, उनकी जॉब भी जा सकती है। हमारे गवर्नमेंट के पास जितना रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टीचर्स हों या डॉक्टर्स हों, 24,000 पे एक डॉक्टर, टीचर्स जहाँ 60,000 की ज़रूरत है तो उनको 16,000 उनके पास है। बाकी का वो कैसे हायर करें, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सैलरी दे सकें। जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है उसके बाद हाँ, लेकिन अगर वो चाहते तो धीरे धीरे कुछ तो बढ़ता, लेकिन वो तो सारा का सारा बेच रहे हैं, उनसे क्या मतलब है। पेट्रोलियम भी जाने ही वाला है, वो तो भला हो अंबानी जी पे सेबी का शिकंजा कस गया, नहीं अब तक वो भी चला गया होता। खैर, परिवर्तन की जो ये लिस्ट है वो बहुत लंबी है, उस पर कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि 18 फरवरी को मीडिया कर्मियों ने अपनी पूरी वफादारी सरकार के साथ दिखाई। हमारे किसानों को, मतलब जो हमारा चौथा स्तंभ है, उसके लिए किसानों का जो ये रेल रोका था उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। हमने भी उस दिन शाम को, मतलब कई वरिष्ठ पत्रकारों के जो कि मतलब अलग अलग अब हो गए हैं, अपना चैनल खुद ही बना के कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अंदर कर दिया जाएगा, इसलिए वो। और वैसे भी इस साल सबसे ज़्यादा प्रेस रिपोर्टर जेल के सलाखों के पीछे पहुँचे हैं, तो वो जिनको मतलब 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, हमने उनके कई वीडियोस देखे, तो उसमें उन लोगों ने साफ बताया था कि हाँ, टीवी पे आप लोगों ने कहीं भी किसान की, मतलब जो किसानों ने करा वो कहीं नहीं देखा होगा। और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब हम दूसरे दिन हमने 2-4 लोगों से पूछा भी, आसपास के जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, किसानों ने क्या किया हम लोग को तो पता ही नहीं है, क्योंकि 12 जगह पे ट्रेनें रोकी गई थी, वहाँ पुलिस भी थी, और पुलिस भी जहाँ तक है किसानों के साथ ही है। क्योंकि अगर हमारी सरकार इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो कोई भी कार्ड खेल सकती है, वो पुलिस को ही मतलब ऐसा करती कि हाँ, वो किसानों को अग्रेसिव करे और कहीं से भी हिंसा भड़के और उसके बाद ये साफ निकल लें। लेकिन 26 जनवरी वाला भी उनका कार्ड फेल रहा। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये जैसे जाति वाला कार्ड फेल हुआ, धर्म वाला कार्ड फेल हुआ, अब ये लोगों को लेबल में बांट रहे हैं। जहाँ हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं
जितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं उतनी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी वो लगाए गए हैं इसलिए ताकि जिन्हें जो जॉब करते हैं वो दिल्ली के अंदर जब जाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम तो होगी, तो इसके लिए वो चिल्लाएंगे कि हाँ मतलब हमें इनकी बैठने से प्रॉब्लम हो रही है ऐसा वैसा। लेकिन उन लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम लोग मतलब झेल लेंगे, बट हमेशा के लिए तो सही हो जाएगा ना। तो उधर से भी हमारे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। उसके बाद 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी की बात है, जब ये हिंदू युवा वाहिनी के मतलब जो थे गए थे, बता रहे थे कि हम हिंदू युवा वाहिनी के सैनिक वगैरह जो भी हैं बता रहे थे, पत्थरबाजी वगैरह कर रहे थे, तब भी वहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं उसमें जो औरतें हैं वो तुरंत बाहर निकल के आईं और उन्होंने साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कहा मीडिया में कि ये देखिए वो लोग किसानों को पत्थर से मार रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग भी उनके साथ ही हैं। तो फिर बाबा आदित्यनाथ जी परसों किसको समझा रहे थे कि अन्नदाताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो वहाँ बैठे हैं बस ऐसे ही बैठे हैं। और हाँ दोस्तों, जहाँ मतलब ये लोग ट्रेन की पटरियों पे गद्दा बिछा के बैठे हुए थे, फूल लेके बैठे हुए थे, क्योंकि ये लोग जानते थे अगर थोड़ी सी भी गलती मतलब थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो गवर्नमेंट तुरंत इन्हें, क्योंकि गवर्नमेंट आज उन्हें अपने देश की सिटीजन नहीं देख रही है, वो तानाशाह हो चुकी है। वो सिर्फ कुचलना चाहती है, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। इस टाइम उसका मोटिव सिर्फ ये है कि लोगों का आवाज़ दब जाए, क्योंकि वो जान रही है अच्छे से। और इसकी शुरुआत तभी हो गई जब पंजाब डिपो ने अपना बस नहीं खोला था एक दिन, और 25 करोड़ कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में छुट्टी ले ली थी। इनके पास बचा है अब केवल मीडिया। अब वो कितने दिन तक इनके साथ रहते हैं देखा जाएगा। ठीक है, आप मीडिया के थ्रू सही अगर नहीं जानकारी पहुंचाते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू तो पहुंचेगा ना। उन लोगों ने ट्विटर और यूट्यूब पे भी प्रेशर बना के देख लिया। इन लोगों ने भी साफ कह दिया कि मतलब जो क्राइटेरिया होती है अगर उससे आगे कोई नहीं बोलेगा तो हम उस वीडियो को नहीं रोक सकते हैं। और ये चाइना से तो हो ही चुका है, अब ये अमेरिका से पंगा ले नहीं सकते, इसलिए ये मजबूर हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वहाँ पे किसानों ने मतलब ट्रेनें रुकवाई, उन लोगों से बातें की, उन लोगों ने भी उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात की। किसानों ने उनके ऊपर फूल भी बरसाए और वहाँ की महिलाएं जो थी वो लोग जलेबियाँ भी बाँटी, खाना पीना मतलब हर चीज़ की व्यवस्था थी, क्योंकि 4 बजे तक ट्रेन रुकने वाली थी। उन लोगों ने ये भी कहा कि किसी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम उसे भी प्रोवाइड कराएंगे, बस आप हमारी बात सुन लीजिए। बताइए क्या इस देश में किसान होना इतना बड़ा गुनाह है कि हमें हमारे उपज का न्यूनतम मूल्य भी ना मिले? और इस बात को कौन नहीं मानेगा। अब उसके बाद हमारे कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि इसमें कमी क्या है, तो इसमें ये अच्छाई है, आपने कर दिया। उसके बाद भंडारण, लाल बहादुर शास्त्री जी आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इसीलिए 62 में ये लगाया था भंडारण पे रोक, क्योंकि महंगाई का मेन कारण होता है भंडारण। ऊपर से आपने कोर्ट का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। आज़ाद भारत का ये पहला ऐसा कानून है जिसमें किसान का बाद में, जैसे इनका जो ये 3 कृषि कानून लेके आए हैं चिल्ला रहे हैं, उनका इनके पास ये भी नहीं है कि हाँ उसकी गारंटी ले रहे हैं कि नहीं ये पूरा होगा। ज़बान से लेने से नहीं, आप लीगली लो, पेपर दो ना कि हाँ पेपर जमा करो आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कि हाँ वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि कंपनी इनके साथ फ्रॉड नहीं करेगी। और एमएसपी है, आप बोल रहे हो कि है, लेकिन आप इसका भी लीगल कर दो। राकेश टिकैत जी ने तो इसी पे मानने के लिए वो तैयार हो गए थे कि आप एमएसपी का कर दो लीगल, हम लोग मतलब तीनों कानून मान लेंगे। अभी कल को वो कंपनी
इनसे जो बोलेगी, जब ये वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे उसके बाद जो वो बोलेगी वही तो वो उगाएंगे। उसके बाद आप फैला रहे हो कि किसान कह रहे हैं कि हमारा, किसानों के अंदर ये डर है कि वो उद्योगपति उनका ज़मीन हड़प लेंगे। किसान इतने भी अब अनपढ़ नहीं रहे, ये 1947 नहीं है, ये 2021 है। वो जानते हैं कि उनकी ज़मीन कोई नहीं हड़प लेगा, लेकिन उस ज़मीन का वो करेंगी भी क्या जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से अनाज न उगा सकें। वो तो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होंगे ना, जो कंपनी बोलेगी वो करेंगे। कंपनी को फॉरेन में इंपोर्ट करने का भी मतलब उसके पास राइट्स होगा, एक्सपोर्ट करने का राइट्स होगा, तो उसे जो फ़ायदा होगा वो वैसा ही करेगा। और इसमें अगर किसानों का शोषण होता है तो किसानों के लिए अदालत का दरवाज़ा बंद है। पहला कानून ऐसा बना है जिसमें अदालत का दरवाज़ा आम नागरिकों के लिए बंद है। वही बात किसानों ने कही। और हाँ, उन लोगों में भी कुछ लोगों ने ये बात भी उठाई, पैसेंजर्स में ही, कि अभी वैसे तो लगभग सब कुछ निजीकरण हो रहा है तो ट्रेन का भी होने ही वाला होगा। अब ये पटरी है तो इसका भी निजीकरण हो जाता है तो किराया अपने आप बढ़ जाएगा। हमारे पास पैसे आने का कोई वो नहीं है, कोई पीएसओ उन्होंने स्थापित नहीं करा 5 साल में, लेकिन निजीकरण सबका कर रहे हैं। इनके पिताजी की विरासत है जो वो ऐसा कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जो किसान वहाँ बॉर्डर पे उनके साथ नहीं बैठ पाए, मतलब नहीं बैठे दिल्ली में, वो इन 12 जगहों पे, जैसे रोहतक हुआ और बाकी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसे मिला के 12 जगह जो ट्रेनें रुकी थी, वहाँ के स्थानीय किसान उस टाइम वहाँ पे बैठे थे। मतलब जब वहाँ यहाँ बॉर्डर वाले किसान वहाँ पे गए थे तो वो लोग बैठे थे, जिनका साफ संदेश था कि जो ये आप लोग कह रहे हो कि नहीं, हाँ, जो असली किसान हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो जो असली किसान हैं उन्हें उससे दिक्कत है। और दूसरी बात कि जो वहाँ बैठे हैं अगर वो नकली किसान हैं तो आपके पास तो पावर है, जब आप ये पास करवा सकते हो बिल और हमारे राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर सकते हैं कि बाद में कंपनी से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गड़बड़ी होती है तो किसान अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। जबकि अगर चाहते तो हमारे महामहिम जी, उसको हम मानते हैं, उन्हें वो 3 बार उसे भेज सकते हैं, उसके बाद उन्हें साइन करना होता है, बट उनकी एक टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट नहीं होती है। वो अगर चाहते तो वो 5 साल तक उस बिल को रखे रहते, वो उस पर साइन नहीं करते तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने तो जांच कमेटी ही बिठा दी। अरे जब हमें वो कानून चाहिए ही नहीं तो आप जांच कमेटी क्यों बिठा रहे हैं। मैं भी एक किसान की लड़की हूँ, मुझे भी अब किसानों के दर्द का एहसास है। शुगर फैक्ट्री है, उसका आप लोग करते, शुगर फैक्ट्री वाले, उनकी भी बहुत गलती नहीं है। वो शक्कर खुद से विदेशों में नहीं बेच सकते, उन्हें आप बेचोगे तो आप खरीदोगे, उन्हें पेमेंट करोगे, तब तो वो किसानों को पेमेंट करेंगे। हमारे डैडी हमें BMS बढ़ा रहे हैं, अगर कल को MSP पे आ जाता है तो क्या हम इकलौते, हमारे 2 भाई भी हैं, वो पढ़ा पाएंगे। और हमारे डैडी की ही तरह बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये बता रहे हैं वो कि सीमांत और छोटे किसानों के साथ खड़े हैं। तो सीमांत और छोटे किसान भी समझ गए, मान लीजिए ठीक है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हाँ इनके क्राइटेरिया से आगे है प्रॉपर्टी। तो जो छोटे किसान हैं उनके पास तो 2 बीघे या 3 बीघे ज़मीन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वो सबका तो होगा, नहीं तो वैसे तो उसमें वो अपना गन्ना उगा लेते हैं या जो भी मतलब जैसा इलाका है वैसी फसल उगाते हैं और उसे वो सेल करते हैं और ये जो कोटे से उन्हें अनाज मिल जाता है और उनका काम चलता रहता है। और उनके घर के जो मतलब जेंट्स हैं वो नौकरी करने कहीं बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठप होने वाली हैं।
अगर आज हम खड़े नहीं हुए, आज हम आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसानों की हालत है, बैंक वालों की हुई, ऐसे ही धीरे धीरे सबका होने वाला है। जो मोदी भक्त आज भी जिनकी आंखें नहीं खुली हैं, उनके लिए एक खास संदेश है कि ये जो वो लोग कस्में वादे कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी हिंदी का फिल्म का एक गाना सुना होगा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो हमारे मोदी जी देश के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं और अपने वादों को कितना पूरा करते हैं, वो इतने दिनों में सभी जान गए हैं। अगर आवाज़ उठा सकते हैं तो अभी उठाइए, यही सही समय है। क्योंकि आज हर जनता मतलब हमारे देश के हर नागरिक के अंदर कोई ना कोई सवाल है। ये लोग कहीं भी मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन उन्हें खुद नहीं, जो कि वहाँ सत्ता में बैठे हैं, उन्हें खुद अपने झंडे की इज्जत मतलब करना नहीं आ रहा है। बात करते हैं किसानों की, उन्हें तमीज़ सिखाएंगे वो। फिलहाल उन्हें तमीज़ आएगी कहाँ से, जब आज़ादी के 56 साल तक उन लोगों ने झंडा खुद ही नहीं फहराया था। यही आरएसएस वाले थे। और यह आंदोलन सिर्फ कृषि का नहीं है, लोगों को जागरूक करने का भी है। और इसमें लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जिसमें महिलाएं भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ऐसा आंदोलन भारत में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें राजनीति का बिल्कुल एक अंश भी नहीं है, और शायद इसीलिए ये इतना लंबा चल रहा है। फिलहाल वैसे तो राजस्थान में सचिन पायलट जी, अखिलेश यादव, ये लोग तो, इन लोगों को तो राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए, इससे बढ़कर राष्ट्रीय मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। वो लोग किसी को भी खुद में शामिल नहीं होने दे रहे, और ना ही ऐसा कुछ है कि कोई किसान नेता जाके बाद में इलेक्शन लड़ जाएगा। वो सिर्फ किसान है, देश का सिर्फ किसान है। जय जवान जय किसान, बस वो यही जानता है। और हाँ, सरकार गवर्नमेंट को बात पहले से पता थी, इसलिए कई ट्रेनों को तो वो रेलवे अधिकारियों ने, अब उनकी क्या गलती, उन्हें भाई मैसेज आया होगा, उन्हें अलग अलग स्टेशनों पे ही रोक दिया गया था, ताकि उनका संपर्क किसानों से ना हो सके और उनकी बातचीत भी किसानों से ना हो, और किसान अपना पक्ष ना रख सके। और किसान बहुत ही शालीनता से उन्होंने मतलब अपनी सारी बातें सबसे रखी, और उन लोगों ने सुना भी, समर्थन भी किया। किसी ने नहीं कहा कि नहीं हमें लेट हो रहा है, हमारा ट्रेन मतलब हमको जाना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं। सबको संवेदना थी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग किसान भी थे और बहुत सारे कर्मचारी भी थे, उसमें बैंक कर्मचारी भी रहे होंगे, मतलब हर तरह के लोग थे। और आज हमारा भारत, इस बात की खुशी है कि आज हमारा भारत इतना जागरूक हो चुका है कि सही को सही और गलत को गलत कह रहा है। सबसे बड़ा बदलाव आया है हमारे देश के अंदर, वो यही है। अब कोई नेताओं का पिछलग्गू नहीं है, यहाँ तक कि प्रशासन भी सही को सही गलत को गलत बोल रहा है। कितने ट्रांसफ़र करोगे आप? यूपी में एक दिन में 23 IAS ऑफिसरों की ट्रांसफ़र हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, वो इनके रास्ते के काटे रहे होंगे, इसलिए उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। कब तक करोगे? उस दिन भी मीडियाकर्मी तो नहीं दिखे। फिलहाल पूछता है भारत के अर्नब गोस्वामी को तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका तो भाई वो इतने मतलब दिल से जुड़े इंसान है, जनता से, जनता का उनका दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि जनता की मांग क्या है, लेकिन वो तो कहीं दिखे ही नहीं। वो मोदी जी को कवर करने में फंसे रहे होंगे, और हमें मोदी जी और अमित शाह जी में इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने वो न्यूज़ देखा नहीं, इसलिए हमने उनका दर्शन ही नहीं करा। बाकी किसी मीडियाकर्मी को ये फर्क ही नहीं पड़ा कि हाँ किसानों का भी फिलहाल, लेकिन इससे उन्हें कोई वो नहीं है। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं,
और बाकी जो सोशल साइट्स पे हैं वो सभी किसानों को मतलब किसानों की बातों को रख रहे हैं लोगों के सामने सोशल मीडिया के ही तहत। और दूसरी बात, ट्रेन वाला जो प्लान है ये सबसे अच्छा प्लान है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह के लोग होते हैं, कोई एक जगह के लोग तो होते नहीं हैं। वो बातें हर जगह फैल रही हैं, यानी कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है। अब इलेक्शन कैसे होगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज कैसे करती है, आवाज़ को दबाती कैसे है, ये आगे देखा जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार जनता की आवाज़ दबेगी। हाँ, बस इसके लिए सिर्फ इतना है कि आप लोग भी जैसे समर्थन कर सकते हैं वैसा करिए। हमने अभी कहा हम किसान की बेटी हैं, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम किसान की बेटी हैं। हम इस देश की भी बेटी हैं, पहले हमारा देश है, इसलिए कह रहे हैं। अगर आपको देश को बचाना है, बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है अपने अन्नदाताओं को, तो ज़रूर उनके साथ खड़े होइए। आज उन्हें आपकी ज़रूरत है। और रही बात सत्ता की, तो ये तो आती जाती रहती है। और हाँ, अमित शाह जी की बात कर ले ज़रा। जब जेपी नड्डा जी पे हमला हुआ था तो वो बता रहे थे कि हमें तो इमरजेंसी की याद आ गई उनको। और उसके बाद पार्लियामेंट में वो हमारे प्रमुख सेवक जो हैं, प्रधान सेवक मोदी जी बता रहे थे कि भारत का सबसे काला दिन जिस दिन इमरजेंसी, ठीक है, बता रहे हैं उसके भी क्या, हम ये नहीं कह रहे वो सही है, हम मानते हैं वो संजय गांधी की महत्वाकांक्षा थी। वो नहीं चाहते थे, उनको ये लगता था कि अगर उस टाइम कोई दूसरा बन जाता है पीएम तो फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 6 साल के लिए हाई कोर्ट ने इन्हें निलंबित कर दिया था, मतलब कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी इंदिरा गांधी जी। इसी पे लोकसभा का ये है उनका। लेकिन उस समय न्यायालय के लिए सब एक समान थे। ये रायबरेली चुनाव का मामला है, हमने आपको पूरा इसका अपने पिछले वीडियो में हम नाम से बता चुके हैं। हम थोड़ा सा इसमें बताएंगे, बाकी आपको अगर जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें जब सुनवाई होती है तो जस्टिस ने कहा था, पहले से ही आदेश दे दिया था कि जब प्रधानमंत्री अदालत के अंदर आएंगी, क्योंकि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस टाइम इंदिरा गांधी हमारे देश की, तो कोई भी उनके सम्मान में खड़ा नहीं होगा और ना ही उनके अंगरक्षक उनके साथ अंदर आएंगे। और इंदिरा गांधी जी आई तय समय पे, 5 घंटे तक रुकी, सारे सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। इसके बाद भी शायद ही ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई फैसला रहा होगा, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें कि प्रधानमंत्री, जो देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ उच्च न्यायालय का फैसला आता है। उसे लोकतंत्र बोलते हैं। आज हम कहाँ आगे बढ़ गए हैं, हम तो पीछे से भी पीछे चले गए हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देती हैं फैसले को। सुप्रीम कोर्ट इनको प्राइम मिनिस्टर बने रहने का तो अधिकार देता है, लेकिन बाकी इनसे बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन्हें वो छीन लेता है, उनके जो कुछ राइट्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एज ए पीएम एक डमी की तरह थी, उसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए संजय गांधी ने इमरजेंसी करवाई। लेकिन ये जो इमरजेंसी के लिए भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं कि हाँ वो न्यूज़ रिपोर्टर्स या जो भी सूचनाएं होती थी बिना उनके देखे नहीं पास होता था, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि उस टाइम के जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री थे सेंट्रल के, केंद्रीय, जब संजय गांधी जी ने उनसे ये कहा था, जो राष्ट्रपति का वो था संदेश, जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि इमरजेंसी की घोषणा करी थी, किसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें संजय गांधी ने इनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री जी की बात को हर चैनल पे टेलीकास्ट क्यों नहीं कराया गया। तो उन्होंने साफ शब्द में कहा कि देखो, हम तुम्हें बताने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे
और जिसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उन्हें बता देंगे। फिर दूसरे दिन भी यही बात हुई। इंदिरा गांधी जी के यहाँ से बुलावा आया, वो मंत्री जी वहाँ पहुँचे, लेकिन इंदिरा गांधी जी अपने ऑफिस निकल चुकी थी। तब भी संजय गांधी जी ने कहा था कि जो भी दूरदर्शन या मतलब कहीं भी जो चीज़ें प्रसारित होंगी पहले उसे हम देखेंगे, फिर आप उसे प्रसारित कर सकते हैं। तब भी उन्होंने साफ शब्द में कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है और ये सब जनता के लिए बराबर है, सभी एक साथ देखेंगे। और संजय गांधी कौन थे? मानते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, बट प्रधानमंत्री के बेटे थे। तो आप ये बताइए कि वो इमरजेंसी ज़्यादा था या आज का समय हमारे लिए ज़्यादा कष्टदायक है? इंदिरा गांधी जी, उनकी निजी ज़िंदगी पे कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन उनके पिताजी ने जितनी भी गलतियां करी थी इंदिरा गांधी जी ने ही सब संभाला। उन्हीं के रहते चीन को जवाब मिला। उन्होंने ही, उनके पिताजी जब थे, जब चीन ने पूरा जितना ज़मीन हड़पा था उतना इंदिरा गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश में लिया। हमारी आर्मी लाहौर में झंडा फहराती अगर बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं आया होता, जो कि विश्व युद्ध के दौरान बना था। तो उनकी एक गलती कि हाँ उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इसे आप बार बार चिल्ला रहे हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे? और ये जो बैंक का निजीकरण है इस पर भी रोक इंदिरा गांधी जी ने ही लगाया था ताकि आम इंसानों का शोषण ना हो। मानते हैं हमारे इतिहास के काले मतलब पन्नों में बहुत काले पन्ने भी हैं जो हमें नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन वो जवाहर और गांधी तक के हैं केवल। इंदिरा गांधी पे हम ऐसा सवाल नहीं उठा सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी की बात हम मानते हैं, वो गलत था, वो उनके बेटे की मर्जी और महत्वाकांक्षा का था, लेकिन उसके बावजूद उसका तो एक सीमित टाइम था ना। और ये जो निजीकरण हो रहा है ये तो आजीवन क्या, आने वाली जनरेशन भी बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगी। और यहाँ क्या होता है कि इनके तलवे चाटते हैं अर्नब गोस्वामी टाइप के लोग, वो लोग, हमारी प्रधानमंत्री वहाँ जाती हैं, जज कह देता है इनके सम्मान में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं खड़ा होता, वो 5 घंटे तक सवाल का सामना भी करती हैं। और ये क्या करती हैं, या वो बता देते हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो अपना मतलब संदेशा पहुंचवा देते हैं खाली कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, जो कि उनका आना ज़रूरी था, पहला दिन होता है, फिर वो बता देते हैं कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, काफ़ी बिजी इंसान हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है। हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा मनोरंजन की दुनिया में। 2020 बहुत ही उनके लिए ख़राब रहा, सबके लिए ख़राब रहा। हमने बहुत सारे अपने सितारे खोए, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान जैसे और भी बहुत सारे सितारे हमें छोड़ के गए। लेकिन 2021 की शुरुआत भी कोई अच्छी नहीं हुई। 8 फरवरी को राज कपूर जी के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। फिर उसके बाद अभिनेता संदीप नाहर, जो कि छोटे पर्दे पे भी काम कर चुके हैं और केसरी फिल्म में अक्षय कुमार जी के साथ थे, उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद फिर तमिल धारावाहिक अभिनेता इंद्र कुमार ने भी सुसाइड कर लिया अपने दोस्त के घर में। वेडनेसडे शाम को वो उनके यहाँ गए थे, अपने दोस्त के यहाँ मिलने उनसे। ये लोग शाम को मूवी देखने गए, मूवी देख के वापस आए, उनका दोस्त अकेला था, ये भी अकेले थे, तो ये दोनों एक ही घर में, मतलब अपने दोस्त के घर में ही रुक गए। और सुबह जब उनके फ्रेंड उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो उधर से कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिलता है, वो काफ़ी प्रयास करते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ डाउट होता है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, दरवाज़ा खोला जाता है तो वो हैंगिंग की, मतलब अपने फ़ैन में, उस रूम के फ़ैन में वो फांसी लगा चुके थे। उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है। ये सारे इतनी सुसाइड केस जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट ही है, क्योंकि शुरुआत से इसने गलती करी। अगर लॉकडाउन सही समय पे लगाया गया होता तो आज इतना फाइनेंशियल
क्राइसिस में कोई नहीं आता और सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बार बार बेइज्जत हो रहा है, से ये पता है कि हाँ उसके पास है, फिर भी वो कर नहीं पा रहा है और उसकी इंसल्ट हो रही है, तो वो क्या करेगा? लास्ट में सुसाइड ही तो करेगा ना। या तो फिर आप उसका ये लो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ ये भर देगा बाद में। और जब इंसान के पास होते हुए और वो चीज़ ना कर पाए और तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो कहाँ से करेगा? तो सुसाइड तो करेगा ही। और वैसे भी इस साल आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सुसाइड की दर लग रहा है धीरे धीरे अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। नहीं तो नंबर 1 पे अमेरिका था। आज लोगों के पास लोगों के लिए टाइम नहीं है और सुसाइड का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एकाकीपन। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई हो, मतलब कोई क्लोज हो ऐसा जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हो, तो आप उनके कांटेक्ट में रहिए। क्योंकि इतने तनाव भरी ज़िंदगी में कभी कभी इंसान भटक भी जाता है और वो ना चाहते हुए भी सुसाइड कर लेता है। क्योंकि वो उस भावना जो होती है 1 या 2 मिनट के लिए होती है, लेकिन उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी जान गंवा देता है। इसमें अभिनेता जो संदीप नाहर जी हैं या इंद्र कुमार जी हैं, इन सब की एज 40 के अंडर थी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि हमारा बनाने का वीडियो का मकसद यही है कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।